आज हम इस वीडियो में गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। पता है, गेहूं ही एक अन्न वाली में सबसे मुख्य फसल है हमारी, जिसके लिए हम गेहूं की खेती बहुत ज़रूरी है। गेहूं का नाम सुनते ही हम रोटी, बिस्किट, इन सभी की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैदा, आटा, ये सारी चीज़ें हमारी गेहूं से तैयार की जाती हैं। अब किसानों के पास ये चुनौती आती है कि हम गेहूं की खेती को किस प्रकार करें कि हमें मुनाफा अच्छा हो। तो जिसे हमें एक अच्छी खेती के लिए, अच्छी पैदावार पाने के लिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ता है कि जिसकी हमें खेती किस प्रकार करें। तो आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे खेती किस प्रकार से करें कि अच्छा मुनाफा हो। तो सबसे पहले हम गेहूं की खेती पढ़ने जाएंगे। इसमें पढ़ने से पहले इसके कुछ बोटेनिकल नेम, इसके बारे में पढ़ेंगे कि गेहूँ है किस फैमिली का, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सब चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ की खेती का। जिसका वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम है ट्रेटिका मेस्टिवम। इसका जो बोटेनिकल नेम है ट्रेटिका मेस्टिवम, इसका वानस्पतिक नाम है। वहीं इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है 42 होती है। ये जो फैमिली है पोएसी फैमिली का ये पौधा है हमारा, जिसका पुराना नाम या ओल्ड नेम ग्रैमिनी है। अब हम गेहूं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, विश्व की धान फसलों में गेहूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अभी मैंने आगे आपको बताया कि गेहूं जो है सभी धान वाली फसलों में सबसे पहला नाम जानते हैं। एक गेहूं हो गया, एक धान हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी जो हो गई हमारे दिमागों में हमेशा चलती रहती हैं। कभी भी कोई पूछे कि धान्य फसलें कौन सी है तो हमारे दिमाग में ज़रूर चलता रहता है कि गेहूं हो गई, धान हो गए, ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई आज के समय में। गेहूं का जो क्षेत्रफल है विश्व में धान के पश्चात गेहूं का स्थान है। गेहूं का क्षेत्रफल धान के बाद आता है। इसके दाने में 9 से 15% प्रोटीन पाया जाता है। वहीं 70 से 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब गेहूं का उपयोग कहाँ होता है, आपको पता है गेहूं का उपयोग रोटी में, डबल रोटी में, बिस्किट में, मैदा में, सूजी बनाने के लिए किया जाता है। अब भारत में जिस गेहूं की हम लोग खेती करते हैं उसका वैज्ञानिक नाम ट्रेटिका मेस्टिवम है, जो चपाती गेहूं कहलाती है, जो लगभग 87% भारत में उगाया जाता है क्षेत्रफल पर। भारत के 87% क्षेत्रफल पर इसकी खेती होती है, जिससे हम चपाती वाली गेहूं का यूज करते हैं। अब ट्रेटिकम ड्यूरम की बात कर लें तो ट्रेटिकम ड्यूरम और माइक्रोनी व्हीट, जिसे कठिया गेहूं कहा जाता है, यह 12% क्षेत्रफल पर मध्य और दक्षिणी भारत में उगाया जाता है, जिसका सूजी बनाने में प्रयोग किया जाता है। चपाती के लिए अलग अलग प्रकार का गेहूं होता है और सूजी मैक्रोनी बनाने के लिए दूसरी गेहूं आती है, जिसे हम ट्रेटिकम ड्यूरम के नाम से जानते हैं, जिसे कठिया गेहूं भी कहते हैं। इसकी खेती भारत में सिर्फ 12% क्षेत्रफल पर लगभग होती है। अब गेहूं में ग्लूटेन अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसका उपयोग बेकरी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और इसके आटे का प्रयोग किया जाता है बेकरी में, पता ही आपको, रोटी, ब्रेड पाव, इन सभी को बनाने के लिए किया जाता है, टोस्ट बनाने में, बिस्किट बनाने में। अब गेहूं की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो विज्ञानों के मत के हिसाब से अलग अलग है। जैसे अगर हम बात कर ले, डी कंडोली एक वैज्ञानिक हैं, उनके मत अनुसार गेहूं का जो जन्म स्थान है दजला फरात की घाटियां हैं। लेकिन सही से एक तरीके से एक मत निकला, सभी वैज्ञानिकों ने एक मत निकाला लास्ट में कि गेहूं की जो उत्पत्ति है दक्षिणी पश्चिमी एशिया से हुई है। अब हम इतना तो गेहूं के बारे में जान गए कि गेहूं की क्या चीज़, मतलब इनका वैज्ञानिक नाम कहाँ से हुआ है, इनका बोटेनिकल नेम और गुणसूत्र संख्या क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं गेहूं की खेती की तैयारी। अब हम गेहूं की खेती में सबसे पहला चुनौती आती है हमें खेत की तैयारी, किस प्रकार हम अपनी खेत की तैयारी करें। तो इसमें हम करते हैं 3 से 4 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल, भुरभुरा और खरपतवार रहित बनाना चाहिए। हम अपने खेत में 3 से 4 जुताइयाँ ऐसी करेंगे, हैरो या कल्टीवेटर करेंगे, और बाद में खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेंगे, बढ़िया भुरभुरा हो जाए हमारी मिट्टी,
और हमारे खेत में किसी भी प्रकार का खरपतवार न रहे, खरपतवार रहित खेत हमारा हो जाए। खेत तैयारी होने के बाद हमारी दूसरी चुनौती आती है कि हम किस प्रकार की गेहूं के उन्नत प्रजाति का उपयोग करें। अब उसके लिए अगर हम लंबी जाति का यूज कर रहे हैं बुआई में, तो हमें अच्छी वैरायटी जो आती है हमारी K65, K68, K72, C3061 है। वहीं हम बौनी जाति की बात करें, अब बौनी जाति में भी हमारे 2-3 प्रकार से हैं। पहला है, अगर हम समय से बुआई करते हैं तो कौन सी होंगी? समय से बुआई जो हमारे नवंबर माह में होता है, आपको पता है रबी, वो क्या कहते हैं, गेहूं हमारी एक रबी की फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर लास्ट या नवंबर और दिसंबर में होती है। नवंबर में बुआई जो होती है हमारी अगेती फसल या मुख्य फसल होती है, जिसे हम समय से बुआई करना कहते हैं, जिसमें हमारी मुख्य जो प्रजातियां हैं वो हैं PBW 502, 550, 343, DBW 17, UP 2338, UP 2382, HD 2687 और 2733 और WH 542। ये हो गई हमारी समय से बुआई करने पर बौनी जाति की वैरायटी। वहीं हम बात करेंगे कि विलंब से बुआई करने पर, दिसंबर माह में अगर हम बुआई कर रहे हैं तो हमारी कौन सी वैरायटी होंगी, जिसमें हमारी है WH 711, 1021, PBW 373, 502, 590, राज 3077, 3765, पूसा गोल्ड UP 2338, 2425, 2565, मालवीय 234, हलना के गंगोत्री, ये सारी हमारी उन्नत वैरायटियाँ हो गई। अब हम तीसरा देखते हैं कि असिंचित दशाओं में, यानी कि हमारे जो वो है हमारा मौसम या हमारे खेत की जो तैयारी है या हमारा जो जगह है असिंचित दशाओं में है, असिंचित दशाओं में, तो उसके लिए हम कौन सी वैरायटी का यूज करेंगे, जिसमें हमारा आता है C306 जिसे हम सुजाता कहते हैं, PBW 175, K78, PDW जो है 233, गोमती और इंदिरा, ये सारी हमारी वैरायटियाँ आ गई। अब खेत की तैयारी के बाद हमारा ऑप्शन आता है, हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि हम किस प्रकार की उन्नतशील बीजों का प्रयोग करें। इनके बाद हमारे पास एक चुनौती आती है खाद और उर्वरक की, जिसमें हम अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो हमारा प्राथमिक उपकरण हैं, प्राथमिक पोषक तत्व हैं, तो इसमें हमें 120, 60, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना पड़ता है। यानी कि 1 हेक्टेयर में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 160 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम हमें पोटास की आवश्यकता होती है। वहीं हम देसी व असिंचित दशाओं में के लिए उर्वरक की आधी मात्रा का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो वैरायटी हमारी देसी होती है और असिंचित दशाओं के लिए हम बुआई करते हैं, उनमें हम उर्वरक की मात्रा को आधी कर देते हैं। अब आधी किस प्रकार करेंगे, ये देखिएगा कि आधा मतलब 1/2 नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा देंगे बोते समय, बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा बची हुई है उसे हम सिंचाई के समय दे देंगे। उम्मीद है आपको वो चीज़ समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं बोनी के समय। साधारण सी बात है, आपको पता है कि हमारा जो गेहूं है एक प्रकार की रबी फसल है जो नवंबर में बोई जाती है, तो इसके लिए हमें अंकुरण के लिए 20 से 22 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि नवंबर में ही हमारा जो टेम्परेचर मैक्सिमम होता है 25-26 होता है, मिनिमम 16-17 होते हैं। तो गेहूं के लिए हमें 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त होता है हमारे खेत की तैयारी अंकुरण के लिए। 7 नवंबर से 25 नवंबर तक उपयुक्त समय है हमारा 135 से 145 दिन की तैयार होने वाली वैरायटी के लिए, जिनकी बुआई हम नवंबर महीने में कर देते हैं। अच्छा, कुछ हमारी पछेती जातियाँ होती हैं जिनकी बुआई हम दिसंबर लास्ट तक करते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन 25 दिसंबर के बाद अगर हम बुआई कर रहे हैं गेहूं की, तो हम उस बीज को एक दिन पहले पानी में भिगो दें, जिससे बुआई करने से शीघ्र अंकुरण जल्दी हो जाए। अब बीज की मात्रा की बात आ गई हमारी, तो बौनी जाति की जो बीज होते हैं उसके लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर समय से बुआई करने पर हम उपयोग करते हैं।
वहीं अगर हम विलंब से बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फिर अगर हम देसी लंबी वैरायटी जो जल्दी बढ़ने वाली होती है उसके लिए हम 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें आवश्यकता होती है। वहीं डिबलर से अगर हम बुआई कर रहे हैं, डिबलर आता है जिससे हम बीजों को आसानी से बो सकते हैं, उससे 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमारे लिए पर्याप्त होता है। देखिए कितना साधारण, कितना लंबा बन रहा है। अगर हम बौनी जाति में बुआई करते हैं तो 100 किलोग्राम, और विलम्ब से करेंगे तो 125 किलोग्राम। देसी लंबी बढ़ने वाली जाति का प्रयोग कर रहे हैं 75 से 80 किलोग्राम। वहीं डिबलर से बुआई कर रहे हैं तो हमें 25 से 30 किलोग्राम में हमारा पर्याप्त हो जाएगा। अब हम बीज उपचार की बात कर लें तो बीज उपचार के लिए क्या है, बीज को बोने से पूर्व बाविस्टिन या बीटा बैग्स एक रसायन होता है जिससे हम 2.5 ग्राम रसायन का प्रयोग करेंगे प्रति किलोग्राम बीज को संशोधित करने के लिए। अगर हमारे पास 10 किलोग्राम बीज है या 5 किलोग्राम बीज है, उसके रेशियो के हिसाब से हम 1 किलोग्राम के बीज के लिए 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम से रसायन का उपयोग करेंगे प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बीटा बैग्स और बाविस्टिन। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई भी एक बहुत मुख्य चीज़ है खेती के लिए कि सिंचाई क्या कैसे की जाती है और किस प्रकार करें हमारी फसल अच्छी हो जाए। तो चलिए देखते हैं सिंचाई के बारे में। तो बौनी जाति में 20 से 25 दिन के अंतराल पर 4 से 6 सिंचाई करते हैं, जिसमें अगर हम नॉर्मल से देख लेंगे दिन के अंतराल में हम 4 से 6 सिंचाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 20 से 25 दिन में ही हम 4 से 6 सिंचाई कर देंगे। हर एक सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतराल पे करेंगे और पूरे जो गेहूं की फसल के लिए हमें 4 से 6 सिंचाई पर्याप्त होती है, जिसमें हम CRI मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहली सिंचाई क्राउन जड़ बनते अवस्था में यानी कि शिखर जड़ बनते समय करेंगे, जो हमारी बुआई से 20 से 25 दिन बाद सिंचाई करते हैं। उसके बाद हम दूसरी सिंचाई जो करेंगे वो दीर्घ संधि अवस्था में करेंगे, जो बुआई के 60 से 65 दिन बाद करते हैं। और तीसरी सिंचाई हम करते हैं दुग्धावस्था में, जब दाने में दूध बनने शुरू होते हैं उस वक्त समय होता है हमारा 100 से 105 दिन पर सिंचाई करते हैं। और देसी गेहूँ के लिए भी हम 3 सिंचाई पर्याप्त है हमारे लिए। अब खरपतवार नियंत्रण की बात आ गई। आप भी हमने स्टार्टिंग में खेत तैयारी में पढ़ा था कि अगर हम खेत तैयार कर रहे हैं तो हमारा खेत बिना खरपतवार रहित होना चाहिए, लेकिन कभी कभी खरपतवार आ जाते हैं। कभी क्या, खरपतवार आना ही उनका काम ही है, अनावश्यक कहीं भी उगना ही खरपतवार है। तो अब खरपतवार को सबसे पहले हम दवा ना इस्तेमाल करके, अगर संभव हो सके हम जितना संभव हो सके उतना अपने तरीके से करें ताकि ऑर्गेनिक सिस्टम बना रहे। अब खरपतवार को खुरपी की सहायता से 1 से 2 बार निराई गुड़ाई करके भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगर छोटे मोटे खरपतवार हैं, थोड़ी जगह है, तो हम वहाँ दवा का न इस्तेमाल करके खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई करके भी खरपतवार निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम हमारे खेत में चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार आ गया तो 2,4-D एक रसायन होता है, उसको हम 650 ग्राम की मात्रा को 1000 लीटर या 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई की 30 से 35 दिन बाद, 1 महीने बाद हम छिड़काव कर देते हैं, ताकि जितने भी हमारे खरपतवार होंगे सब नष्ट हो जाते हैं। अब गेहूं की खेती में सबसे मुख्य फसल, जो सबसे मतलब अजीब सा फसल है, गेहूं का मामा, जिसे हम फ्लैरिस माइनर कहते हैं, जो हूबहू गेहूं जैसा दिखता है, हम पहचान नहीं पाते। इनको पहचानने के लिए कुछ 3-4 बातें होती हैं, हम अभी उसको आगे बताएंगे आपको। तो अब गेहूं के मामा की बात कर लें और जंगली जई, इन सभी के नियंत्रण के लिए हम आइसोप्रोटिरान 75% का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोने के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं अच्छे से। अब खरपतवार नियंत्रण के बाद हमारी बात आती है रोग और कीट नियंत्रण की। ये भी हमारा गेहूं में बहुत मुख्य है। तो गेहूं की बात कर लें, इसमें बीज लिप्त बीमारियां जैसे पहाड़ी बंट, करनाल बंट, अनावृत, कुंडुआ को नियंत्रित करने के लिए बाविस्टिन या बीटा बैग्स 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज दर से हमने संशोधित किया था। इसीलिए बुआई के पहले ही हम जब खेत तैयार करने के बाद बीज के बोने का समय आता तो हम बीज को बाविस्टिन या बीटा बैग से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से संशोधित करते हैं, जिससे हमारा इन सभी बीमारियों रोगों से बच जाता है, हमारा नियंत्रण हो जाता है। अब वहीं अगर हम दीमक की बात कर लें, अगर खेत में हमारे दीमक हो गया है तो इनके नियंत्रण के लिए लिंडेन डस्ट आता है, जिसे हम लिंडेन धूल कहते हैं, इनका प्रयोग करते हैं
1.3% की मात्रा होती है उनकी, और 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। वहीं अगर हम चूहे की बात कर लें, आपको पता है कि गेहूं के खेत में चूहे भी बहुत होते हैं, तो गेहूं के खेत में अगर चूहे, तो उनके नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड या बेरियम कार्बोनेट से बनी जहरीली गोलियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनका प्रयोग करने से पहले हमें सावधानी रखनी पड़ती, ताकि अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे आसपास बच्चे ना हो, या हम जिस पैकेट में इन दवा आई थी उस पैकेट को जला दें, बाहर ना फेंकें, ना किसी के कांटेक्ट में आने पे बंदा, लड़का या बच्चा जो भी होगा वो बीमार पड़ सकता है या नुकसान कर देगा उसको। अब इस खेती में सबसे हमारा लास्ट आता है कि उपज की बात कर लेते हैं। अब हम उपज की बात करते हैं तो बौनी जाति में अगर हमने सही तरीके से वैज्ञानिक माध्यम से अगर खेती की है तो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारा उपज आता है। वहीं हमारी देसी जाति की बात कर ले तो 25 से 30 कुंटल उपज हमारा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़े कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, उनका कुल क्या है, उनके गुणसूत्र क्या है। फिर हमने पढ़ा गेहूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, या गेहूं कहाँ से रिलेट करता है। फिर हमने पढ़ा कि इसके लिए मौसम कौन सा अच्छा है, भूमि कौन सी सही रहेगी, या उपजाऊ क्या है। और उसके बाद हमने उनकी वैरायटी पढ़ी, सिंचाई के माध्यम पढ़े। तो लास्ट में हमने पढ़ा उपज की इस प्रकार से अगर हम खेती करते हैं तो हमारी इतनी अच्छी उपज होगी जिससे किसान भी खुश हो जाएगा और बढ़िया उसको मुनाफा होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा खेती किस प्रकार करें गेहूं की।